Hello everyone, myself Muskan Sharma and I welcome you to Easy Nursing Lectures. Hope you all are doing fine. So today we are going to talk about parenteral nutrition. ठीक है, थोड़ा इजी भी है येट कम्प्लेक्स टॉपिक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है एंड फार मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर लाइक वॉर्ड ड्यूटीज एज वेल, है ना. सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो बात कर रहे हैं हम पेरेंटल न्यूट्रिशन के बारे में. ठीक है, तो न्यूट्रिशन हमारी दो कैटेगरीज में आ जाता है, डिवाइड हो जाता है. वन इज एंट्रल न्यूट्रिशन और एक होता है हमारा पेरेंटल न्यूट्रिशन. ठीक है, एंट्रल एंड पेरेंटल. एंट्रल क्या है कि हम इसमें जीआई सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट रख रहे हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. इसमें हम जीआई सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट रख रहे हैं. ठीक है, और पेरेंटल में हम जीआई सिस्टम को बाईपास करते हैं. क्या करते हैं? बाईपास करते हैं, उसको इन्वॉल्व नहीं करते. तो जीआई सिस्टम इज़ बेसिकली अगर आप उसे माउथ से फीड दे रहे हो लिक्विड की, या हमने कोई ट्यूब डाली है जैसे कि एनजी ट्यूब हो गई, हमारी नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब होगी, ठीक है, या हमारी जेजुनोस्टोमी करते हैं हम, ठीक है, और या फिर हम स्टमक के थ्रू गैस्ट्रोटोमी ट्यूब के थ्रू देते हैं, तो ये हमारी एंट्रल फीडिंग में आ गई. वाइल पेरेंटल में हम पूरा सिस्टम ही बाईपास कर देते हैं, पेशेंट को डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स ही प्रोवाइड करते हैं. आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा, जैसे डायग्राम से हम डिस्कस कर लेते हैं. अगर तो माउथ के थ्रू दे रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं फीडिंग थ्रू माउथ, है ना, फीडिंग थ्रू माउथ. एंड अगर हम उसको जैसे एनजी ट्यूब डाली, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डाली, वो हमारी सीधा स्टमक तक जाएगी, तो वो हमारा क्या है, एनजी ट्यूब आ गई इसमें. ठीक है, अगर सीधा स्टमक में डाले तो गैस्ट्रो ट्यूब आ गई हमारी, और अगर सीधा जेजुनोस्टोमी में डाल रहे, जेजुनम में डाल रहे तो हमारी जेजुनो ट्यूब आ गई. तो ये हमारी एंट्रल फीडिंग में कैटेगरी में आ जाती है. बाकी हम डिस्कस करते हैं पेरेंटल न्यूट्रिशन, जो कि हमारा आज का टॉपिक है. पेरेंटल न्यूट्रिशन इज ऑल्सो टर्म एज हाइपर एलिमेंटेशन. सिंपल अगर टर्म्स में हम बोलें तो क्या होता है, जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो वो सिंपलर फॉर्म्स में हमारा ब्रेक डाउन होता है. अगर हम जैसे रोटी खाते हैं, है ना, तो रोटी खाने में क्या होता है, जो हमने कार्ब्स ली हैं वो हमारी फिर स्टार्च, डेक्सट्रोज, ग्लूकोज बन जाता है एंड प्रोडक्ट. वैसे ही प्रोटीन्स जो हैं हम वो हमारे अमाइनो एसिड्स बन जाते हैं. जो फैट है वो हमारा इमल्सिफाई हो जाता है ना. तो ये है क्या है. और पेरेंटल न्यूट्रिशन में क्या करते हैं हम, उसका जो गैस्ट्रिक सिस्टम है, जो इन्वॉल्वमेंट है, जो ये ब्रेक डाउन करता है, वही स्किप करके हम डायरेक्टली उसको क्या करते हैं, हम डायरेक्टली वो जो न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वही सप्लाई करते हैं, ताकि उसकी जो न्यूट्रिशनल नीड्स हैं वो फुलफिल हो जाएं. हाइपर एलिमेंटेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट इज़ फुल, इट इज़ हाई इन न्यूट्रिएंट्स, इट इज़ हाई इन न्यूट्रिएंट्स, राइट. पेरेंटल न्यूट्रिशन इज द इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन फीडिंग इनटू अ वेन. मतलब क्या है, आप क्या कर रहे हो, आईवी एडमिनिस्टर कर रहे हो पेशेंट की वेन के थ्रू, खाना दे रहे हो उसको, न्यूट्रिएंट्स दे रहे हो डायरेक्टली इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन. सीधा आप कहाँ डाल रहे हो, सिस्टम में डाल रहे हो, बाय पासिंग द जीआई ट्रैक. जो जीआई ट्रैक है उसकी कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कहीं फूड पाइप नहीं आ रहा, कहीं स्टमक नहीं आ रहा, कहीं इंटेस्टाइन नहीं आ रही हमारी, है ना. इनको बाईपास करके डायरेक्ट उसके सिस्टम में जो उसे न्यूट्रिएंट्स चाहिए एब्जॉर्ब होके वो डायरेक्टली डाल रहे हो, तो वो हमारा कहलाता है पेरेंटल न्यूट्रिशन. सिंपल. इट सप्लाइज क्या क्या, कार्बोहाइड्रेट्स देता है डेक्सट्रोज की फॉर्म में, वही हमारा ग्लूकोज हो गया ये बेसिकली, है ना. फैट्स देता है इमल्सिफाइड फॉर्म में, एंड प्रोडक्ट फैट्स का. प्रोटीन्स देता है अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में, एंड प्रोडक्ट इसका. और बाकी जो विटामिन, मिनरल, इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर की सप्लाई जो आती है वो एक एज पर पेशेंट रिक्वायरमेंट होती है, हर पेशेंट में वैरी करती है ये. जैसे विटामिन, किसी पेशेंट में विटामिन B12 की कमी है तो विटामिन B12 उसके हम जो सोल्यूशन है उसमें ऐड कर देते हैं, है ना, वो हो गया. पेरेंटल सोल्यूशन इज हाइपरटोनिक इन नेचर. हाइपरटोनिक होता है, वेरी इंपॉर्टेंट MCQ ये बनता है हमारा. इज इट जो हमारा पेरेंटल सोल्यूशन होता है वो हाइपरटोनिक है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, तो हमें पता होना चाहिए इट इज हाइपरटोनिक इन नेचर ड्यू टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज एंड एडिशन ऑफ अमाइनो एसिड्स. कि क्या है, इसमें हायर लेवल पे हमारे प्रेजेंट होते हैं ग्लूकोज और हमारे अमाइनो एसिड्स. ठीक है.
अब इंडिकेशंस किन किन को देते हैं, वेरी सिंपली हमें पता लग गया कि जब ये जीआई सिस्टम को ही बाईपास कर रहा है तो जीआई सिस्टम की जिस जिस को दिक्कत है या जिस जिस को कोई भी परेशानी है तो उनको क्या करेंगे, हम ये न्यूट्रिशन देंगे, वेरी सिंपल। क्योंकि नहीं तो फिर हम इतना टफ पेरेंटल न्यूट्रिशन स्टार्ट ही क्यों करते हैं, हम एनजी फीडिंग स्टार्ट करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो इंडिकेशंस में है सिवियरली डिसफंक्शनल और नॉन फंक्शनल जीआई ट्रैक, जिसका जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है वो वर्क ही नहीं कर रहा, ठीक है, कुछ डिसफंक्शन हो गया या बिल्कुल ही नॉन फंक्शनल है, उन केसेस में मल्टीपल जीआई सर्जरीज, जिनकी काफ़ी सारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की सर्जरीज हुई हैं, उन केसेस में हो गया, ठीक है, जीआई ट्रॉमा हुआ है कि नहीं, और या फिर इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन है उसके केसेस में, या कुछ केसेस में ऐसे होता है जिसमें हमें बावल को हील करने देना है, ऑपरेशन हुआ है कोई, तो उस केसेस में हम पेरेंटल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वो हो गया। और क्लाइंट्स विद सीवियर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, जिनमें काफ़ी हाई लेवल पे हमारी क्या है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है किन्हीं पेशेंट्स में, जैसे कि अब क्या है, अब किसी को पता है ये माल न्यूट्रिशन का शिकार है या काफ़ी ज़्यादा उसमें इम्यूनिटी वीक है या डेफिशिएंसी है उसको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की, न्यूट्रिएंट्स की, तो हमें क्या है, अगर हम खाना खिलाएंगे तो हम भी खाना खाते हैं, एटलीस्ट इट विल टेक 2 आवर्स और मोर, तो वो डाइजेस्ट होने में ऑफकोर्स टाइम लेता है ना। तो हम क्या करते हैं इस केस में, हम डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, उसको एब्जॉर्ब होने में टाइम ही नहीं लगेगा बिल्कुल ही, क्योंकि वो पहले ही बेसिक है, वो सब टूटा हुआ सामान है, सब एज इट इज़ फाइनल प्रोडक्ट है जो जो ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होता है, अब बस एब्जॉर्ब ही होना है ना। तो वही है, तो उन केसेस में हम वेट नहीं करने, वेट क्यों करेंगे, डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स ही प्रोवाइड करेंगे। तो किसी को इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, कैंसर है, बर्न है, माल न्यूट्रिशन है, तो इन केसेस में हम डायरेक्टली फटाफट क्या करते हैं, पेशेंट को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर देते हैं, राइट। देन है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पीएन, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारे मेन दो चीज़ें आती हैं, एक आती है पार्शियल पेरेंटल न्यूट्रिशन और एक होता है टीपीएन, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, इसमें हमारी दो आ जाती हैं, पीपीएन बोलते हैं और टीपीएन, आपने नाम सुना होगा। अब सबसे पहले हमें एक रट्टा मारना है, एक चीज़ लर्न करनी है, जहाँ टर्म आ गई पार्शियल पेरेंटल न्यूट्रिशन पीपीएन की, तो वहाँ हमें पी से याद रखना है पेरिफेरल, क्या याद रखना है, पेरिफेरल, मतलब ये आपकी पेरीफ्रीज जो आर्म्स वगैरह हैं, ठीक है, यहाँ से हमारी जो वेन्स हैं वो क्या करती हैं, न्यूट्रिएंट्स, वहाँ से हम कैथेटर है वो इंसर्ट करते हैं पेरिफेरी से, और फिर वो है न्यूट्रिएंट्स बॉडी में जाते हैं, ठीक है। तो पार्शियल पेरेंटल न्यूट्रिशन में क्या है, यूजुअली एडमिनिस्ट्रेड थ्रू लार्ज डिस्टल वेन, कोई लार्ज डिस्टल दूर की वेन है, ठीक है, आर्म की, उसमें डालते हैं थ्रू कैथेटर, कोई कैथेटर जैसे मिड लाइन हो गया या पीआईसीसी हो गया। अभी हम इनको समझते हैं, घबराने की बात नहीं है, पढ़ेंगे मिड लाइन और पीआईसीसी क्या क्या होते हैं, तो उनके थ्रू हम डालते हैं। और पार्शियल पेरेंटल न्यूट्रिशन जो है वो हम शॉर्ट टाइम यूज़ करते हैं, ठीक है, या जिसकी न्यूट्रिशन नीड्स उतनी ज़्यादा नहीं है, तो उन केसेस में हम ये पार्शियल वाला यूज़ करते हैं। अब पढ़ते हैं ये मिड लाइन वाला और पीआईसीसी क्या होता है थ्रू अ डायग्राम। अब मिड लाइन में देख सकते हैं कि जो हमारा कैथेटर की एंट्री साइट है वो है तो यहाँ से ही, वेन से ही है, ठीक है, लेकिन उसकी जो टिप है, जो कैथेटर की टिप है वो कहाँ तक जा रही है, एक्जिला है पेशेंट की, वहाँ तक जा रही है, सिर्फ एक्जिला की लाइन से नीचे ही ख़त्म हो जाती है उसकी कैथेटर की टिप, इसलिए मिड लाइन बोलते हैं इसको। बाकी अगर बात करें पीआईसीसी लाइन की, पेरिफेरल इंसर्टेड कैथेटर की, तो ये हमारा होता तो पेरिफ्री पे ही इंसर्ट है, लेकिन इसकी जो टिप है वो हम देख सकते हैं कहाँ तक जा रही है, हार्ट तक जा रही है, सुपीरियर वेना कावा तक जाती है ये हमारी, तो इसकी कैथेटर की टिप हमारी आगे तक जाती है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है बेसिकली, एंट्री साइट इज सेम लेकिन इनकी जो टिप है वो थोड़ा बड़ा होता है पीआईसीसी, ये थोड़ा छोटा होता है मिड लाइन, ये एक्जिला पे ही ख़त्म हो जाता है। मिड लाइन इज प्लेस्ड इन द अपर आर्म वेन सच एज ब्रेकियल या सिफेलिक वेन में हम यूज़ करते हैं, विद द टिप एंडिंग बिलो द लेवल ऑफ एक्जिलर लाइन, जो एक्जिला की लाइन है उसी के नीचे ही उसकी टिप जो है ख़त्म हो जाती है, फिर आगे न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे छोड़ देता है, अब जो होगा होगा। बल्कि जो पीआईसीसी है वो हमारा हार्ट तक सप्लाई करता है, ठीक है, और ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। फिर बात करें टीपीएन की, टीपीएन इज़ टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, टोटल है तो मतलब पेशेंट की नीड बहुत ज़्यादा है, और जो कंपैरेटिवली ये लॉन्गर टर्म के लिए अगर यूज़ करना है तो हम टीपीएन यूज़ करते हैं, है ना, गिवन थ्रू अ सेंट्रल वेन, सेंट्रल वेन के थ्रू देते हैं, डीप वेन नियर हार्ट, ठीक है, यहाँ हम इन जुगुलर वेन में देते हैं, या हम सबक्लेवियन वेन हो गई उनमें देते हैं, या पीआईसीसी की टिप भी क्योंकि हमारी हार्ट तक ही जाती है, पीआईसीसी भी प्रेफर करते हैं, तो वही हो गया
PICC प्रेफर करते हैं, या हम सबक्लेवियन वेन के थ्रू देते हैं, या हम इंटरनल या एक्सटर्नल जुगुलर वेन के थ्रू देते हैं। उनको देते हैं लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए जिनका न्यूट्रिशन नीड ज़्यादा होता है। डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये हमारी इंटरनल जुगुलर वेन हो गई, ये हमारी यहाँ से पेशेंट के डालते हैं, ठीक है। और या फिर सबक्लेवियन वेन की इंसर्शन है, वो भी हमारी उसकी टिप हार्ट तक जा रही है, उसकी भी हमारी टिप आगे हार्ट तक जाएगी। और जो PICC की है उसकी टिप तो वैसे ही हमने देखा कि हार्ट तक जाती है ना। तो ये हमारे क्या है TPN। तो TPN और PPN में फ़र्क पता लग गया। PPN जो है वो क्या है, पार्शल होता है, पेरिफ्री से डालते हैं, इसमें इसका सेंट्रल हार्ट का कोई लेना देना नहीं होता। हाँ, PICC यूज़ कर लेते हैं हम TPN के लिए भी, ठीक है। और PICC प्रेफर किया जाता है बेसिकली हमारा टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के लिए भी और PPN के लिए भी, ठीक है। अब कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा हमने। कार्बोहाइड्रेट्स विल मेक 60 to 70% ऑफ कैलोरी नीड, क्योंकि हमें पता ही है हम रोटी खाते हैं, हमारे मेन जो सोर्स होता है वो ग्लूकोज ही होता है ना। तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स डेक्सट्रोज की फॉर्म में जाते हैं, तो वो कैलोरी नीड का 60 to 70% ऑक्यूपाई करता है। देन वी हैव अमाइनो एसिड्स, जो हमारे प्रोटीन्स हो गए, वो हमारे 15 to 20% ऑक्यूपाई करते हैं एनर्जी नीड्स का। और जो फैट इमल्शंस हैं जैसे कि लिपिड्स हो गया, वो 30% कैलोरिक नीड को हमारी फुलफिल करते हैं। और ये हम क्लाइंट को उनको नहीं देते फैट इमल्शंस जिनको एग एलर्जीज है। वाई? बिकॉज जो हमारे फैट इमल्शंस होते हैं उनमें एग यॉक यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है? एग यॉक। तो इसीलिए एग की अगर किसी को एलर्जी है तो हम फैट इमल्शंस नहीं देते, राइट। फिर वाइटामिन हो गए, विटामिन हम दे सकते हैं एज नीडेड। मिनरल्स हो गए, ठीक है, वो विटामिन मैंने बता दिया, अगर जिसकी डेफिशिएंसी है वो हम पेशेंट टू पेशेंट दे सकते हैं। मिनरल्स या ट्रेस एलिमेंट्स हो गए, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो दे देंगे, नहीं है तो कम दे देंगे। रेगुलर इंसुलिन शुगर वाले पेशेंट्स को दे सकते हैं, हैपेरिन दे सकते हैं। तो ये पेशेंट टू पेशेंट बाकी चीज़ें वैरी करती हैं, राइट। अब है टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कितने तरह से हम एडमिनिस्टर करते हैं? 2 तरह से। इज इट कंटिन्यूस और इंटरमिटेंट या फिर साइक्लिक? नाम से ही क्लियर हो रहे हैं। कंटिन्यूस PN, कंटिन्यूस पेरेंटल न्यूट्रिशन, मतलब कि वो हमारा कंटिन्यू 24 आवर्स ही चलता है। तो कंटिन्यूस PN में हमारा है इन्फ्यूज 24 आवर्स कंटिन्यूसली हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं। और कॉमनली हॉस्पिटल में, क्योंकि जब 24 घंटे देना है तो घर पे नहीं दे सकते हम उसे, हॉस्पिटल्स में ही दे पाएंगे। बाकी इंटरमिटेंट और साइक्लिंग में हो गया कि जिनको लॉन्ग टर्म चलनी है, जो 6 महीने चलनी है, साल चलनी है, तो उन केसेस में हम क्या करते हैं, इंटरमिटेंट या फिर साइक्लिंग, मतलब ओवरनाइट दे देते हैं जैसे हम पेशेंट को, तो ताकि वो दिन में अपनी जो छोटी मोटी एक्टिविटीज़ है वो परफॉर्म कर सके, है ना। तो इन्फ्यूज फॉर लिमिटेड टाइम, ओफन ओवरनाइट देना है अगर, ठीक है। लॉन्ग टर्म पेशेंट्स टू अलाउ डे टाइम एक्टिविटीज़ विदाउट IV, जिनको डे टाइम एक्टिविटीज़ की फ्रीडम मिल जाती है, रात को चढ़ा दिया फ्लूड, तो वो हो गया। इंपॉर्टेंट क्या है, ग्लूकोज लेवल मॉनिटर करेंगे, क्योंकि नॉन इन्फ्यूजन के टाइम पर मेनली जब नहीं हम फ्लूड दे रहे, ताकि हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन ना हो जाए पेशेंट को, ठीक है। अब है डिसकंटिन्यूइंग PN थेरेपी, इसका एक मतलब वो है फॉर्मूला, वो याद रख लो कि एकदम से डिसकंटिन्यू हमने नहीं करना, हमें स्लोली डिसकंटिन्यू करना है, ग्रेजुअली उसको लोअर करना है, और धीरे धीरे उसका ओरल इनटेक जो है वो पेशेंट का हमें बढ़ाना है ना। तो न्यूट्रिशनल इवैल्यूएशन चेक करेंगे सबसे पहले कि उसकी न्यूट्रिशन इवैल्यूएशन अगर ज़्यादा है तो फिर क्यों हमें हटाना है, तो वो न्यूट्रिशनिस्ट, फार्मासिस्ट या डॉक्टर करेगा। ग्रेजुअल डिसकंटिन्यूएशन में क्या है, धीरे धीरे डिसकंटिन्यू करना है। रिड्यूस PN फ्लो रेट 1 से 2 आवर्स के लिए धीरे धीरे करके रिड्यूस कर देंगे, वाइल इंक्रीजिंग ओरल इनटेक, उसका धीरे धीरे ओरल इनटेक हम बढ़ाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से उसे हाइपोग्लाइसीमिया ना हो। IV कैथेटर रिमूवल केयर करेंगे, जो ड्रेसिंग है वो, क्योंकि क्या है वहाँ स्किन हील करने में टाइम लगेगा, तो जो ड्रेसिंग्स हैं वो टाइम टू टाइम चेंज करेंगे। और सेंट्रल लाइंस को हम क्या करेंगे, ऐसे ओपन नहीं छोड़ना कि हाँ ठीक है हफ्ते बाद चढ़ना है तो ठीक है, नहीं, इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। ओरल न्यूट्रिशन, वही ग्रेजुअली ओरल फीड इनटेक हम बढ़ाएंगे। मॉनिटर पेशेंट पैरामीटर्स, जैसे ओरल इनटेक कितना वो ओरली ले पा रहा है, ठीक है, बॉडी वेट क्या है, और लैब रिजल्ट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, ग्लूकोज क्या है, ठीक है, उससे हमें पता लगेगा कि न्यूट्रिएंट सही में उसकी बॉडी तक अंदर पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। तो ये सारी वैल्यूज़ देख के ही हम डिसकंटिन्यू करेंगे PN को। नेक्स्ट आती है हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस में क्या है हमारे पास, एयर एम्बोलिज्म।
एयर एम्बोलिज्म क्या होगा, जैसे एयर चलेगी आईवी लाइन में, वो होता है जब भी इंजेक्शन लगाते हैं, कैथेटर लगाते हैं, एयर का तो खतरा होता ही है ना, तो कैथेटर ओपन रह गया तो वो हो गया एयर एम्बोलिज्म। तो एयर एम्बोलिज्म के सिम्टम्स क्या होते हैं, चेस्ट में पेन होता है, ठीक है, डिज्निया, सांस लेने में दिक्कत होती है, बीपी कम हो जाता है, पल्स वीक हो जाती है, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाता है, ये हमारे साइन एंड सिम्टम्स हो गए। एक्शन क्या है, क्लैम्प करेंगे, बंद करेंगे कैथेटर को, क्लाइंट को लेफ्ट साइड पे रखेंगे, ठीक है, हेड डाउन करके ऑक्सीजन देंगे और डॉक्टर को इमीडिएटली नोटिफाई करेंगे। प्रिवेंशन में क्या है, सिक्योर करें, जो कनेक्शंस हैं वो हमें हमेशा सिक्योर रखने हैं, जब चेंज कर रहे हैं तो लाइन को क्लैम्प रखना है, और वेलसाल्वा ट्यूब चेंज के टाइम पे पेशेंट को टीच करना है। डीप ब्रीथिंग टेक्निक जो है वो पेशेंट को उसको बोलेंगे जब इंसर्ट कर रहे हैं तो डीप ब्रीदिंग ले, है ना वो। सेकेंड हमारे पास कॉम्प्लिकेशन आती है हाइपरग्लाइसीमिया, अगर तो हाई डेक्सट्रोज चला गया पेशेंट को तो हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, इन्फेक्शन है, स्टेरॉइड यूज़ कर रहा है, डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, तो उन केसेस में क्या हो सकता है, हाइपरग्लाइसीमिया पेशेंट को हो सकता है। क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया के साइन एंड सिम्टम पता ही है, रेस्टलेसनेस, थर्स्ट, प्यास ज़्यादा लगेगी, जो ग्लूकोज लेवल है वो 200 से ऊपर दिखेगा हमें, है ना, वो हो गया। एक्शन में नोटिफाई करेंगे डॉक्टर को, पीएन का जो रेट है वो स्लो करेंगे, शुगर को मॉनिटर करेंगे और इंसुलिन देंगे एज रिक्वायर्ड, ठीक है, वही है, मॉनिटर करते रहेंगे शुगर को, स्लोली स्लोली पीएन स्टार्ट करेंगे, और स्टेरॉइड यूज़ है, डायबिटीज़ हिस्ट्री के बारे में पेशेंट की हमें पता होना चाहिए, ठीक है। फिर है हाइपरवोलीमिया, हाइपरवोलीमिया क्योंकि हम फ्लूइड दे रहे हैं, तो हाइपरवोलीमिया मतलब फ्लूइड ओवरलोड भी हो सकता है पेशेंट में, तो क्यों, अगर हमने रैपिडली फ्लूइड चढ़ा दिया या हार्ट और किडनी फेलियर हो गया तो उस करके। बाकी साइंस में अगर किसी में फ्लूइड ओवरलोड है तो हमें एडिमा देखने को मिलता ही मिलता है, हाई बीपी, जो पल्स है वो बढ़ जाती है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज देखने को मिलती है। तो क्या करेंगे, स्लो करेंगे या स्टॉप कर देंगे पेरेंटल न्यूट्रिशन, फ्लूइड कम से कम करेंगे, और डायूरेटिक्स डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन प्रेस्क्रिप्शन पे हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मॉनिटर करेंगे वेट, इन्फ्यूजन पंप का यूज़ करेंगे ताकि उसकी जो है वो फ्लो रेट एक सेट रहे, और एडजस्ट करके रखेंगे रेट केयरफुली। देन वी हैव हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया लो ब्लड शुगर, कॉज क्या है, अगर सडनली आपने स्टॉप कर दिया पेरेंटल न्यूट्रिशन या इंसुलिन ज़्यादा दे दिया तो हाइपोग्लाइसीमिक स्टेट में पेशेंट चला जाएगा, शेकिंग, वीकनेस, एंजाइटी, हंगर और आरबीएस उसका 70 से नीचे चला जाएगा। एक्शन क्या है, नोटिफाई करेंगे, आईवी डेक्सट्रोज देंगे क्योंकि अब ग्लूकोज ही देंगे उसको हम, और शुगर मॉनिटर करेंगे। प्रिवेंशन में क्या है, टेपर पीएन स्लोली धीरे धीरे कम करेंगे और शुगर को क्लोजली मॉनिटर करेंगे, ठीक है। फिफ्थ है हमारे पास इन्फेक्शन, इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं क्योंकि पुअर हाइजीन हो गया है, कैथेटर कंटामिनेट हो गया, गंदे मंदे हाथ लग गए उस वजह से। फीवर, चिल्स व इन्फेक्शन के साइंस, रेडनेस, ड्रेनेज, पस देखने को मिलेगी, वो नोटिफाई करेंगे डॉक्टर को, कैथेटर रिमूव करेंगे, कल्चर करेंगे वहाँ से, और एंटीबायोटिक्स एज पर द रूल्स स्टार्ट करेंगे। प्रिवेंशन में एसेप्टिक टेक्निक, हाथ वगैरह धोएंगे, ग्लव्स पहन के काम करेंगे, मॉनिटर करेंगे साइट को, और कैथेटर को अननेसेसरीली टच नहीं करेंगे, राइट। फिर लास्ट है न्यूमोथोरेक्स, न्यूमोथोरेक्स मतलब कलैप्स लंग, कई बार क्या होता है इंसर्ट करते करते हार्ट की जगह वो लंग्स में चली गई, ठीक है, तो लंग पंचर का भी खतरा होता है, और इवन कलैप्स भी हो सकता है, लंग की पंचर हो गया कैथेटर इंसर्शन के टाइम पे, लंग को टच हो गया तो उसकी वजह से चेस्ट पेन हो गया, सडन ब्रेथलेसनेस देखने को मिल सकती है, साइनोसिस, ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिल सकती है, एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स कम हो गए हैं। नोटिफाई करेंगे डॉक्टर को, चेस्ट एक्सरे करेंगे, और चेस्ट ट्यूब डालने की भी नौबत आ सकती है क्योंकि बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशन है हमारी पेरेंटल न्यूट्रिशन की। प्रिवेंशन में है वेरीफाई कैथेटर प्लेसमेंट, चेस्ट एक्सरे से कंफर्म करेंगे, पीएन स्टार्ट करने से पहले कंफर्म करना है हमें कि जो है चेस्ट, मतलब जो चेस्ट में तो नहीं कुछ उसका लेना देना, जो हमने जो कैथेटर इंसर्ट करा है उसका जो हमारा बिल्कुल हार्ट के वहीं गया है और बिल्कुल ठीक प्लेसमेंट है, तो फ्लूइड देने से पहले मेक श्योर ज़रूर करेंगे हम, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट पेरेंटल न्यूट्रिशन। होप आपको समझ आ गया, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।